नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी हत्यारे बाबा की कि आखिर हत्यारे बाबा का क्या होगा। राम रहीम का साम्राज्य खत्म हो चुका है और अब बाबा को उसके गुनाहों की सजा सुनाई जाएगी। कल सीबीआई कोर्ट में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में बाबा को सजा सुनाई जानी है। राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई जाएगी। बाबा के गुनाहों का फैसला होने से पहले प्रशासन अलर्ट पर है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है, तभी तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया गया है। सत्रह जनवरी को राम रहीम को उसके गुनाहों की सजा सुनाई जाएगी। बाबा के कुकर्मों का पूरा हिसाब किताब होगा। राम रहीम के गुनाहों की फेहरिस्त काफी लंबी है। साध्वी दुष्कर्म मामले में बाबा जेल में बंद हैं और अब पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में सजा सुनाई जाएगी। हत्यारे बाबा को फांसी होगी या उम्र कैद, ये 17 जनवरी को तय हो जाएगा, जब सीबीआई कोर्ट सजा सुनाएगी। पिछली गलती दोबारा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसीलिए बाबा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई जाएगी। देखिए, आज ये फैसले पे था कि जी क्या दोषियों की सुनवाई वीसी के थ्रू की जानी है या नहीं। तो आज माननीय अदालत ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए चारों दोषियों को वीसी के थ्रू पेश होने की इजाज़त दी। देखिए, दलील तो यही लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से ही हमने दी थी कि जो हम पहले भी ये पेश कर चुके हैं, कितना नुकसान हुआ था, जानी और माली नुकसान हुआ था, ऐसा ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी। विचारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही इनकी सुनवाई हो सके और माननीय अदालत की सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी ये याचिका स्वीकार। वहीं सिरसा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। डेरे के इर्द गिर्द भी मजबूत सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। सिरसा में सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात हैं और फ्लैग मार्च कर रही हैं। वहीं पंजाब राजस्थान की सीमाओं पर भी नाकेबंदी कर दी गई है, यानी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। कुल धारा जो 144 के ऑर्डर हैं जारी रहेगी और सिक्योरिटी पोजीशन मैं और एसपी साहब चेक करने पहुंचे हुए हैं। सिक्योरिटी पूरे जिले में पूरी टाइट की हुई है। हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स भी उपलब्ध है। एसपी साहब से हमने आग्रह किया है फोर्स को यहीं रखा जाए जब तक क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो 17 को अनाउंस होना है जब तक अनाउंस नहीं हो जाता। और मैं आशा करता हूं जिले में जैसे हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था है, हमारा बिल्कुल शांति रहेगी। मैं जिला वासियों से भी आग्रह करता हूं कोई अफवाह फैलती है तो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसका कटाक्ष दे सकें, उसका हम रिबटल दे सकें। सर, हमारे नाके कंटिन्यूस काम करते रहेंगे और अगर कोई ऐसी बात होती तो कानून अपना काम करेगा। विशेष सीबीआई अदालत ने 11 जनवरी को छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम, कुलदीप सिंह, किशनलाल और निर्मल सिंह को दोषी करार दिया था। कल सजा सुनाई जाएगी। सभी की नजरें फैसले पर टिकी हैं। आखिर बाबा का क्या होगा? वहीं रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने राम रहीम को फांसी की मांग की है। उसके काले कारनामों का, उसके पापों का जो चिट्ठा था, वो पाप का जो घड़ा था वो भर चुका था और उससे फूटना था और हमें जो है वो आखिरकार 11 जनवरी को न्याय मिला। इसके लिए हम माननीय अदालत का धन्यवाद करते हैं। मेरा ये मानना है कि गुरमीत राम रहीम जैसे व्यक्ति को समाज के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट की हम मांग करते हैं माननीय अदालत से। ऐसे व्यक्ति को फांसी दी जाए। राम रहीम के साम्राज्य के आगे रामचंद्र छत्रपति की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन इंसाफ की उम्मीद जरूर थी। राम रहीम का कद ही इतना बड़ा था। राजनीतिक रसूख रखने वाले राम रहीम के आगे भला कौन टिक सकता था? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भी किसी पार्टी के नेता ने मुंह तक नहीं खोला, और जबकि हरियाणा के ज्यादातर नेता डेरे में नतमस्तक रहे हैं। इससे आप डेरे के प्रभाव को समझ सकते हैं। अब बाबा को सजा सुनाई जाएगी। सभी की नजरें अदालत पर टिकी हुई हैं कि हत्या के जुर्म में बाबा को फांसी होगी या उम्र कैद। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो राजा से बने हत्यारे तक का पूरा सफर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया गया, लेकिन 17 तारीख बेहद खास, बेहद अहम, जिस दिन सजा का ऐलान होना है, यानी कि सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा गुरमीत राम रहीम और उनके साथ 3 और अन्य लोगों को सजा सुनाई जाएगी। आखिर सजा क्या सुनाई जाती है, ये खैर कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जगदीप सिंह जिन्होंने दोषी करार दिया उसके बाद, क्योंकि इससे पहले भी जो साथियों के साथ जो मामला चला था उसको लेकर भी उन्हीं के द्वारा ही जो फैसला सुनाया गया था। लेकिन अब बेहद खास चीजें, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे इलाके में कर दिए गए हैं, डेरे के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है और कहीं ना कहीं पहले की स्थिति ना बने इसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सरकार क्या किसी पशुपेश की स्थिति में है, डर है, संकट का समय है, कैसे इससे उभरा जाएगा, जरा इन चीजों को लेकर भी चर्चा की शुरुआत करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र स्वामी जी, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। वकील अरुण शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डीपी कौशिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हर कोई ये समझना चाह रहा है कि कानूनी पहलू आखिर है क्या, कैसे गुरमीत राम रहीम को जब दोषी करार दिया गया तो उसके बाद से ये मांग उठ रही है, क्योंकि अब इससे पहले अंशुल छत्रपति की जो प्रतिक्रिया है, जो बाइट है, वो भी हमने आपको सुनाई थी। उन्होंने कहा कि जो कड़ी से कड़ी सजा है वो गुरमीत राम रहीम को सुनाई जानी चाहिए। लेकिन अरुण शर्मा जी से जरा समझते हैं। अरुण जी, 302 और 120 बी के तहत दोषी करार दिया गया गुरमीत राम रहीम और उनके 3 अन्य साथियों को, क्या इसमें मैक्सिमम और क्या इसमें सजा का प्रावधान हो सकता है? इसमें मैक्सिमम सजा फांसी की भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन क्वांटम पे ये जो दोषी हैं उनके, ठीक है, मैं जरा आता हूं अरुण जी आपके पास। लेकिन रामचंद्र छत्रपति की हत्या होने के बाद जो पूरी लड़ाई है अंशुल छत्रपति ने लड़ी। अंशुल हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका अंशुल कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो दौर रहा, ये जो समय रहा और लगभग 16 साल का संघर्ष, इतनी बड़ी सत्ता, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना संघर्षशील रहा है ये समय? इन करीब 15-16 सालों के दरमियान हर एक तरह का वक्त जो है वो देखने को मिला। कई उतार चढ़ाव जो है इस संघर्ष के दौरान देखने को मिले और सबसे बड़ी बात ये रही कि कई बड़े से बड़े जो राजनेता थे, ब्यूरोक्रेट थे, उन लोगों को इस दौरान नंगा होते हुए देखा। उनको देखा कि किस तरीके से वो डेरा सच्चा सौदा के पक्ष में अपना ज़मीर जो है वो बेचकर और किस तरीके से एक गुनाहगार को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोगों को इस मामले में शामिल होते हुए देखा इस गंदे खेल के अंदर। और ये जो डर्टी गेम चल रहा था, इस डर्टी गेम में सबसे ज्यादा हमें बचाने, हमने अपने आप बचाव के लिए कहीं न कहीं एक जो हर समय विजिलेंट रहने की कोशिश थी वो हमने की और हर तरीके से अपना बचाव किया, अपने केस का बचाव किया। और आप ये मानेंगे कि लगातार इस दौरान क्या क्या अड़चनें पैदा की गई, थ्रेट मिलती थी, जैसे कि जानकारी मिलती है और रिपोर्ट के जरिए भी कहा जाता है कि बार बार थ्रेट मिलती रही अंशुल को और जो आप रामचंद्र छत्रपति के जो साथी जो पत्रकार थे सेठी जी, उनको भी लगातार थ्रेट मिलता था कि मार दिया जाएगा, आप केस वापस ले लो, अपनी गवाही वापस ले लो। अंशुल मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी। हाँ, जी तो थ्रेट मिलता था क्या? क्योंकि ये कहा भी जाता है और ये रिपोर्ट्स के जरिए भी सामने आता है कि ये कहा जाता रहा कि जो गवाह थे, मुख्य गवाह जो थे सीबीआई के सेठी जी, तो उनके ऊपर एक प्रेशर रहता था, गवाही वापस लेने के लिए भी कई बार कहा गया। तो ऐसे थ्रेट मिलते थे आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल थ्रेट मिलते थे, हमारे गवाहों को थ्रेट था, हमें थ्रेट था, लगातार हमें प्रलोभन दिए गए किसी न किसी तरीके से इस मामले को दबाने के लिए। हमारे गवाहों को प्रलोभन दिए गए, उन्हें थ्रेट किया गया ताकि वो अपनी गवाही से पीछे हट जाएं। और इवन आप ये देखिए कि सीबीआई जो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है,
सीबीआई के ऑफिसर्स को दबाया गया, उन्हें थ्रेट किया गया और उनकी रेकी की जाती थी। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जो शायद मैं आपको 2-4 मिनट में आपके साथ साझा ना कर पाऊं, क्योंकि बीते जो 15-16 सालों का संघर्ष है उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे लिए बिल्कुल चौंकाने वाली थी। अब सीबीआई की रेकी किया जाना और सीबीआई ऑफिसर्स को थ्रेट किया जाना कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा अंशुल, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इस दौरान आपने कहा कि राजनीतिक प्रभाव भी हमने देखा, दबाव भी देखा हमने, और जो राजनीतिक रसूख था राम रहीम का वो भी हमने देखा। तो ऐसे में कौन से वो राजनीतिक दल रहे जिनकी भूमिका सबसे ज्यादा अलग देखने को मिली? आपको लगा कि वाकई में ये राजनीतिक दल गुरमीत राम रहीम के साथ मिलकर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है? इस हमाम में करीब करीब सभी नंगे हैं और जिस भी दल की सत्ता रही, सत्ताधारी दल जो भी था, वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव जो है वो ऑटोमेटिकली गुरमीत राम रहीम की तरफ होता गया, क्योंकि एक जो परस्पर स्वार्थ था दोनों की तरफ से, गुरमीत राम रहीम को अपनी स्किन सेव करनी थी इन मामलों से, सीबीआई से, और अपने गुनाहों को छिपाने के लिए, और जो राजनीतिक दल थे उनको कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक का लालच था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ जो गलबैयां डालते थे वो एक जो इस तरह का जो खेल था, उस खेल में कोई भी दल ऐसा उससे अछूता नहीं रहा। जो भी जिस भी दल की सरकार आई हरियाणा के अंदर या सेंटर के अंदर, सभी दलों का करीब करीब यही रवैया रहा। उन्होंने हमें सपोर्ट करने की बजाय, हमें प्रोटेक्ट करने की बजाय वो डेरा सच्चा सौदा में जाकर अपना माथा रगड़ते थे, घुटने टेकते थे। तो सभी राजनीतिक दलों का इसी तरीके का रवैया रहा, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे उससे पहले जब हमारे फादर का मर्डर हुआ तो स्टेट के अंदर चौटाला गवर्नमेंट थी, इनेलो की सरकार थी, करीब करीब सभी का यही रवैया था। सीबीआई को किस तरीके से अपोज किया गया, सीबीआई की जांच को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद सीबीआई की जांच जब शुरू हो गई तो उस जांच को किस तरीके से बाधित करने के प्रयास किए गए, किस तरीके से गुरमीत राम रहीम को उस जांच में से बचाने के प्रयास किए गए। बड़ा लंबा समय रहा है और बहुत सारी सच्चाई जो उजागर हुई हैं, लेकिन 16 साल के बाद अब इंसाफ मिला है, सजा का ऐलान होना बाकी है। क्या मांग आप करते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का कंडक्ट गुरमीत राम रहीम का है और पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि रेपिस्ट वो साबित हो चुका है, रेप के मामले में वो 20 साल की सजा काट रहा है, अब हत्यारा भी घोषित हो चुका है, दोषी करार दिया जा चुका है। एक हत्या का मामला अभी और पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, रणजीत सिंह की हत्या का मामला। उसके बाद 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला, शायद ही ऐसा कोई पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई मामला हो कि साधुओं को इस तरीके से नपुंसक बनाया गया हो। तो इस तरह का जो कंडक्ट है, और कई बार ये लोग कहते हैं कि हम इतने समाज भलाई के काम शुरू किए गुरमीत राम रहीम ने, तो हमारे संविधान के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप चंद समाज भलाई के काम करने के बाद आपको कोई ऐसा लाइसेंस दे दिया जाए कि आप जितने मर्जी रेप करें, जितनी मर्जी हत्याएं करें, जैसा जो मर्जी गुनाह करें, आपको उससे छूट मिल जाएगी। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है संविधान के अंदर। उसके कंडक्ट को देखते हुए उस व्यक्ति को समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको हम कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करते हैं, ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये जज तय करेंगे, कोर्ट के द्वारा ही तय किया जाएगा कि आखिर सजा क्या सुनाई जाती है। कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया अंशुल, आपने अपना समय दिया कार्यक्रम में। बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं, बहुत सारी चीजें साफ हुई हैं, राजनीतिक जो दबाव था उस वक्त वो भी स्पष्ट हुआ है। जरा सुरेंद्र स्वामी जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, ये पूरी बातें आपने सुनी, अंशुल ने बहुत बेबाकी से बताया कि कैसा वो दौर था, राजनीतिक दबाव हो, गवाहों को अपना जो गवाही थी वो वापस लेने के लिए, चाहे वो उस तरीके का दबाव हो, थ्रेट अलग अलग तरीके से मिलती, धमकियां मिलती थी, ये सभी चीजें, ये इतना बड़ा रसूख होना, राजनीतिक रूप से सब साठगांठ होना, बातचीत होना, वो दौर हम जब जिक्र कर रहे थे, अंशुल भी बता रहे थे कि ऐसा चीजें थी। सरकार चाहे कोई भी हो जी, सभी का इसमें सहयोग था। नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं इनके बेटे को, अंशुल को, इस बात की बधाई देता हूं कि तमाम जो इनको थ्रेट्स मिले और सब मुसीबतों के बावजूद ये अपनी लड़ाई इन्होंने लड़ी
और सभी लोगों को इनके साहस की दाद देनी चाहिए। तो एक तो ये बड़ी बात है इनके लिए, वरना तो लोग क्या है टूट जाते हैं इतनी लंबी लड़ाई में, और अपना घर भी बसाना होता है, चलना भी होता है, इधर एक लड़ाई भी लड़नी होती है। दूसरी बात यह है कि जो पत्रकारिता है उसमें तो हम मानते हैं कि भाई ये चौथा स्तंभ है और इसको मजबूती से बेबाक अपनी बात रखनी चाहिए, समाज की जो भी समाज में हो रहा है उसे उजागर करना चाहिए, अच्छा या बुरा। तो उस स्थिति में अगर कोई भी अपराधी अगर पत्रकार की या मीडिया की ही आवाज़ दबाने की कोशिश करे और उसी को मारने की कोशिश करे तो ये एक और भी बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है। एक तो किसी को ऐसे ही मार देना दुश्मनी में, और एक जो व्यक्ति इसको सामने ला रहा है उसको मारने की कोशिश करना, तो ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है। और जहाँ तक सज़ा का सवाल है, मेरा ये मानना है क्योंकि इनके खिलाफ अभी और भी केसेस चल रहे हैं और जनता के सामने इस तरह के लोगों के जो कुकर्म हैं और उसके जो भयावहता है वो सामने आनी चाहिए। और एक और भी मर्डर का केस है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको, जो मेरा अपना अनुमान है और आजकल जो जजेस का थोड़ा ट्रेंड भी है, कि इनको जब तक ये जिंदा है तब तक की इनको सज़ा होगी। फांसी की तो मैं को लगता नहीं है कि अभी उस स्टेज पे जाएंगे ये, लेकिन जब तक, आजकल वो बात खत्म हो गई है कि आजीवन कारावास का मतलब आप 14 साल 15 साल 20 साल, मुझे ये लगता है कि जब तक ये जिंदा है तब तक के लिए इनको ताउम्र मतलब इन्हें जेल में रहना होगा। जहाँ तक सरकारों की बात है, देखिए ये जितने भी कांड हो रहे हैं, चाहे इससे पहले और लोगों के हों, मैं नाम नहीं लेना चाहता चैनल पर, ये क्या है, ये हमारे अपने समाज की बुराइयों का एक प्रतिबिंब है। आखिर ये राम रहीम बाबा कैसे बन गए? अब आप इनका पूरा इतिहास पढ़िए कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पाती थी, जो विधवा हो जाती थी, जिनकी उम्र बड़ी हो जाती थी, जिनको नौकरी नहीं मिलती थी, उन सब लोगों को इसने अपने यहाँ पे शरण दी। और धीरे धीरे करके दूसरा ये हुआ कि समाज में, सिख समुदाय में जो दलित समाज के सिख थे, उनके जो गुरुद्वारों को लेकर के इश्यूज थे, उनकी जो पूजा पद्धति को लेकर के इश्यूज थे, तो वो सारे के सारे लोगों को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया और अपने यहाँ पे जगह दी। और धीरे धीरे वो जो एक गरीब तबका था जिसको इन्होंने शरण दी, वो इनके पास जाता चला गया। धीरे धीरे इनका साम्राज्य बढ़ता गया, इनके पास वोट बैंक की पावर बढ़ गई, और तब नेचुरली जैसे हम लोगों के यहाँ डेमोक्रेसी है, और पावर इतनी बढ़ गई कि नेता मंत्री तो सभी जाने लगे, सभी इनके लिए करने लगे, और उस आड़ में जो है कर रहे थे। और दूसरा, इन्होंने ऐसा नहीं है कि अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम भी किए हैं इन्होंने। सच्चा सौदा डेरा माना जाता है, कहीं भी कोई आपदा आती है, विपदा आती है, उसमें रिलीफ के लिए जी जान से काम करते हैं। सिर्फ क्या दिखावा है? लेकिन नहीं, दिखावा नहीं। देखिए वो भी एक अच्छा काम हो रहा था, वो दिखावे के लिए नहीं हो रहा था। मैं नहीं कहूंगा कि वो, उनमें इनके वॉलंटियर्स थे, वो अच्छा काम करते थे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप किसी भी एक अच्छी मंशा से अपना शुरू करते हैं काम, और धीरे धीरे जब आपको इस तरह की परिस्थितियां बनती जाती है कि आपकी निरंकुशता बढ़ती जाती है और आपको लगता है कि अब तो सब मेरा कहना मानते हैं, सब करते हैं, तो उस समय जो इनकी इंसानियत है वो हैवानियत में बदलने लगती है। और उस हैवानियत के चलते चलते ये लोग एक अपराध की दुनिया में अपना कदम रख देते हैं। ठीक है। और वहां से इनका ये लुका छुपी का खेल शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि जब राम रहीम ने शुरू किया होगा तब उसका ये मंशा रहा होगा, ये रहा होगा, लेकिन ये हर बाबा के साथ हो रहा है, हर आदमी के साथ जो इस तरह के कामों में संलिप्त हो जाता है और अपना कारोबार बढ़ाता चला जाता है, तो उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि उसके पास एक ताकत प्रजातंत्र की वोटों की हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारे समाज के लोगों को देखना है कि भाई जहां आप क्यों इस तरह से इन लोगों पे चले जाते हैं, और जो समाज की बुराइयों को हमें खुद ही एड्रेस करना होगा। ठीक है। महाराज सिंह जी, अब नेताओं की तो बात कर ली है कि नेता हों, मंत्री हों, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी, बड़े बड़े जितने बड़े अधिकारी हैं, ये हमने देखा भी था जब गुरमीत राम रहीम को लेकर जा रहे थे, तो उस वक्त एक अधिकारी उनका बैग, सूटकेस जो है अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ता है, तो ये एक ऑरा उनकी तरफ से बना दिया गया। और फॉलोअर्स कहते हैं कि अंधभक्त, लेकिन इतने ज्यादा अंधभक्त कैसे हो जाएं कि अधिकारियों को यह भी नहीं पता चल रहा कि दोषी करार दे दिया गया, उसके बाद भी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा भी है, तो क्या ऐसा भी होता है और हुआ? पहले तो मैं इनके बेटे को मुबारकबाद देता हूं
जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई ऑड सिचुएशंस में लड़ी। बहुत ही मतलब एक बधाई के पात्र हैं वो, और लोगों को उससे रास्ता भी दिखाई देगा कि इस तरह से अगर लड़ते हैं तो वो ऑड सिचुएशंस में भी अपनी लड़ाई को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। जो आप कह रहे हो, अब जैसे देखिए हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है या जिसे अफसरशाही कहें, उसे भी ये कहते हैं बड़ी टॉर की चीज़ है। जो राजनीति के लोग हैं उनको भी टॉर की चीज़ देसी भाषा में कहते हैं, वो भी टॉर से रहते हैं। इन दोनों के पीछे जहां तक हम धर्म की बात करें, ये धर्म की आड़ में जो कुछ कर रहे थे इन्होंने, जैसे हमारे सुरेंद्र भाई ने कहा कि जो पिछड़े हुए लोग थे जिनको अपनी धर्म में जगह नहीं मिल रही थी धर्म स्थानों पर, उन लोगों को इन्होंने जगह देके अपना साम्राज्य तो खड़ा किया ही, दूसरे जो स्तंभ हैं जिनको हम राजनीतिक स्तंभ कहें या ब्यूरोक्रेसी कहें, उनमें भी अपनी एक धाक जम जाती है। और धर्म के खिलाफ कोई भी आदमी, चाहे वो धर्म में है, उसमें ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे राजनीति में है, धर्म के खिलाफ बोलने को एक और तरह से लोग लेते हैं। अब ये इनकी कलई खुलती जा रही, वो एक अलग बात है। जो ब्यूरोक्रेसी वाले हैं उनको लगता है कि भाई इसके सहारे हमें जगह मिलती है और ये हमारी पोजीशन को सेफ रखेंगे, तो वो इतनी गिरावट पे आ जाते हैं कि वो वर्दी की ख्याल नहीं करते, अपनी कुर्सी का ख्याल नहीं करते, वो उनको एक तरह से अपना आका समझने लगते हैं, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अब जिस जज की हम बात कर रहे हैं, सीबीआई जज, वो भी एक तरह से अधिकारी है, उन्होंने किसी को भी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं किया और अपनी वर्क टू रूल पे आके काम कर रहे हैं वो। तो जब ब्यूरोक्रेसी इतनी गिर जाती है किन्हीं लोगों की वजह से कि उन पे ये बात लगने लगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ना मान, तो बेनिफिट भी तो कहीं ना कहीं मिला होगा, या तो बेनिफिट मिल रहा है तभी वो मैं उसी बात कर रहा हूं। जब ब्यूरोक्रेसी या बाबूडम जो है वो अपने पर्सनल फायदे के लिए कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को नीचा समझने लगे, किसी व्यक्ति विशेष को या दल विशेष को ऊंचा समझने लगे, तो फिर ये गिरावट आ जाती है समाज में सारे में ही। जो पिछली बार इनका हुआ जिसमें इनको सजा दी गई थी, अपना राम रहीम जिसको कहते हैं बाबा कह रहे हैं लोग, इस पूरे उसमें देखिए आप, इनको 2-3 को सजा हुई थी उस टाइम पे, उसमें कर्फ्यू भी लगा, 144 भी लगी और सबकी धज्जियां उड़ी। किसकी वजह से उड़ी? वो बाबूडम की वजह से उड़ी। अच्छा, एक चीज और है कि हाल फिलहाल में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की बात की जा रही है, तो क्या इस बात का डर है सरकार को कि पहले जो कुछ बिगड़ा, क्योंकि वो तो उनके कंट्रोल में रहा नहीं, तो ऐसी स्थिति एक बार फिर से ना हो जाए, इलेक्शन मोड में सरकार है, सभी राजनीतिक दल हैं, तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ जाए? वो तो है, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए देखिए कॉन्फ्रेंसिंग जो उनको है, वैसे तो ये है कि भाई वो सीधे कोर्ट में जाते, लेकिन ये भी एक तरीका है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी किया जा सकता है। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कोई और ऐसी बात है, तो उसमें किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो आप कह रहे हैं कि सरकार को भी ये लगता है, इसी सरकार में कर्फ्यू भी लगा, आज अलर्ट की, हाई अलर्ट की बात करें, यहाँ पे आर्मी भी हाई अलर्ट में रह के चली गई और क्या कुछ नंगा नाच नचा वो आपने हाई अलर्ट में देखा। लेकिन अब 2-3 बातें इसमें शामिल है कि एक तो इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन भी एक तरह से हरियाणा में तो 3 हो रहे हैं, एक तो अभी दिनों में ही है, दूसरा महीनों में है, दोनों, तो इलेक्शन का भी काम है। और तीसरी बात यह है इसमें कि पब्लिक जो है, पब्लिक अभी एक बात समझ चुकी है, जिसका औरा था, जिसे बाबा समझते थे लोग, उसका आहिस्ता आहिस्ता उसकी कली खुल गई। पहले तो ये लगता था कि तुम अगर झगड़ा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो शायद इसकी सजा बच जाए, लेकिन अब ऑलरेडी वो सजा में है।
अंडर कस्टडी है। और ये देखा भी गया क्योंकि जो गवाह थे 2017 में जब ये फैसला सुनाया गया, साध्वियों से जो दुराचार हुआ, यौन शोषण जो हुआ, तो उसके बाद जो गवाह थे वो उनके अंदर फिर से हिम्मत जागी, वो फिर दोबारा इस केस के साथ जुड़े। क्या जरा राजनीतिक पहलू भी इस पर समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही पूछ लिया जाए, सुदेश जी, सरकार क्या डर रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का मतलब क्या है? हालांकि सरकार ये एहतियात के तौर पर, हम इसको पॉजिटिव भी ले रहे हैं कि एहतियात के तौर पर आप ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये कदम आपको पहले नहीं उठा लेना चाहिए था? जब आपने पहले गुरमीत राम रहीम जब पहुंचते हैं, एक काफिले के साथ पहुंचते हैं, तो आपको तो ये पहले से ही पता होना चाहिए कि उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो अपने आप चीजें बिगड़ेंगी वहां पर। देखिए शुभेंदु जी, बड़े समझने की बात है, जिस प्रकार से पिछले दिनों में पंचकुला में हुआ, उनके बहुत सारे अनुयायी एक धारा 144 लगाने के बावजूद पंजाब से कई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, पता नहीं कौन से रास्ते से आए, किस तरीके से आए, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन सरकार में आप कह रहे हैं कि कौन से रास्ते से आई, हमें पता नहीं चला, तो यानी कि बता रहा हूं कुछ पैदल के भी रास्ते आपका फेलियर है ना, सरकार का तो फेलियर रहा ना। आप पंजाब से आई हुई हमने 50 बसें पकड़ी, आपकी सरकार का फेलियर इसमें माना जाएगा ना? देखिए कहीं ना कहीं तो चूक रही है, ये मानते हैं ना आप? नहीं, चूक तो पक्का रही है, चाहे इंटेलिजेंस की रही हो, चाहे प्रशासन की रही हो, दोबारा वो चूक ना हो, दोबारा इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। सरकार इसमें सचेत है, पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी विजिलेंस। नहीं, इस वक्त तो आपकी पार्टी के मंत्री तक वहां पर कहते थे, सीआरपीएफ की भी बुलाई गई, वो स्टेटमेंट भी सभी के सामने है, मंत्री तक कहते थे। इसमें सरसामा कर्फ्यू था, 144 थी, 300 गाड़ियां साथ चल रही है 144 में, तो उसमें ये चूक वो कहां से लोग आ गए? जब उसकी गाड़ी जो है, जब जहां के 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वकील साहब बैठे बताएंगे, वहां पे 300 गाड़ियां इकट्ठी चल रही हैं, तो कौन तोड़ रहा है उसे? तो सरकार की शह पर सब कुछ हुआ, तो मतलब देखिए ना, सरकार किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। जिस प्रकार से जोखिम क्या, आप पहले ही लाखों अनुयायी थे, तो सरकार किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती। बचा भी नहीं, तो बाद में लाठीचार्ज क्यों किया गया? अगर आप आरोप प्रत्यारोप तो कोई आसानी से लगा सकता है, लेकिन सही मायने में देखी जाए तो हमने मुस्तैदी से काम किया, और आने वाले समय में इस प्रकार कोई अप्रिय घटना ना हो। नहीं, मुस्तैदी से काम किया होता जनाब, तो इतना जो सब कुछ बिगड़ा पंचकुला के अंदर, पूरी तस्वीर धुएं में, राख में तब्दील हो गई, शायद वो ऐसा ना होता। और एक काला अध्याय जो हरियाणा के मंत्री कहते हैं कि जो 144 सीआरपीसी लगाई गई है, वो उनके लिए नहीं लगाई गई। जवाब है सुदेश जी? देखो, मैं तो पहले कह चुका हूं, इस प्रकार कोई अप्रिय घटना ना हो, आने वाले समय में सरकार और प्रशासन आने वाले समय की बात, इसलिए आपने हैंडओवर कर दिए बिल्कुल कि जी हम कुछ नहीं जानते। नहीं, इस पर मैं कह रहा हूं, हाई प्रोफाइल अपराधी था, हमें डर था कहीं ना कहीं किसी हाई प्रोफाइल अपराधी था, और उसका काफिला पूरे प्रदेश के अंदर घूमता सरकार ने तो हाई प्रोफाइल अपराधी तो माना ही नहीं उसे। हाई प्रोफाइल अपराधी माना होता, हाई प्रोफाइल अपराधी नहीं माना, हाई प्रोफाइल आदमी तो माना। गिरफ्तार भी करवाया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भिजवाया, वो सरकार की उपलब्धि नहीं, वो सरकार ने नहीं करवाया, सरकार ने नहीं करवाया, बल्कि सरकार ने तो पूरा खुली छूट दे दी कि आप जो मर्जी करिए, पूरा प्रदेश आपका है, आपके लिए सुरक्षा हमने तैयार कर दी है। सरकार मुस्तैद थी, और सरकार नहीं, मुस्तैद ही नहीं थी, प्रशासन के कारण ही वो आज गिरफ्त में है। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी तो बीजेपी, लेकिन कांग्रेस के भी नेता, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी नेता डेरे में जाकर नतमस्तक होते थे। ये एक बड़ा बेनिफिट क्या डेरा प्रमुख को मिल रहा था? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। जी, तो सवाल यही कि हत्यारे बाबा का आखिर होगा क्या, सजा का क्या ऐलान होगा? सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो हमने समझ लिया, सरकार का फेलियर था, सरकार से चूक हुई, ये बात तो मान ली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, डेरे के अंदर जाकर नतमस्तक हुआ करते थे, मंत्री तो 50-50 लाख रुपए के चेक तक दिया करते थे, और चाहे कोई भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। जरा सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। कौशिक जी हमारे साथ बने हुए लगातार। डीपी कौशिक जी, अंशुल छत्रपति की तरफ से कहा गया कि हमाम में सभी नंगे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनएलडी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो जिसकी सरकार रही, उसका तालमेल डेरे से रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता, हालांकि उनकी बात से उनको तकलीफ हुई है, क्योंकि लंबा टाइम चला उनका केस लड़ने का, तो इस बात को सोच सकते हैं। क्योंकि 2004 में 2002 का जब ये केस था, माननीय चोटला साहब की सरकार थी,
बीजेपी उसमें शामिल थी। हमारी 2005 में सरकार आई, उसके बाद केस चला, 2007 में सीबीआई ने केस चालान पेश किया, केस चलता है, सीबीआई केस लंबा चला, उसमें सरकार की हमारी कोई इंटरफेयर नहीं हुई, केस चलता रहा। अब जहां तक बात है बीजेपी की बात कर रहे हो आप, उनको चूक नहीं कह सकते हम इसको, इनको हमदर्दी कह सकते हैं। आपने देखा हो जब चुनाव डिक्लेयर हुए, माननीय इनके प्रभारी अनिल जैन जी कैसे नतमस्त हो गए थे, रामविलास जी 50 लाख का चेक लेके जा रहे हैं, अनिल विज गब्बर सिंह जो बोलते अपने आप को वो उनके पैरों में गिरे हुए हैं, सारी सरकार नतमस्तक थी। कांग्रेस कोई नहीं गया, कांग्रेस कोई नहीं यार मैं आपकी बात में बोला ही नहीं, एंट्री नहीं की किसी ने। एक बार भी मैं बताऊं, मुझे एक पिक्चर दिखा दो वहां सरकार की, कांग्रेस सरकार की 2007 से लेकर 5 से लेकर 14 तक की दिला दो, मैं बता दूंगा। दिखाइए आप ही बता दीजिए। अब सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। इतनी जो इन्होंने किया, हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, सच्चाई बोलिए। आपकी सरकार ने दिखाई, आपकी सरकार की चूक मानी, सरकार की चूक हमदर्दी मानी, किसने ग्रांट दिया, किसने क्या किया, आप सरकार जानती हो, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं 2 मिनट सुना के फिर जवाब दो ना। बोलो, प्रदेश की जनता देख रही है। अरे झूठ तो आपने बोला, कांग्रेसी नेता, अरे उसको एक मुजरिम को 300 गाड़ियों काफिला लेके जा रहा है, उसमें निकल बात सुनिए प्लीज। अब मेरी बात सुनिए, रामपाल के मामले में क्या हुआ? मैं कह रहा 10 साल के कार्यकाल में उसका क्या हुआ? जांच यहाँ से यहाँ तक आपके 10 साल कार्यकाल में 10 साल का कार्यकाल 2002 की बात है, 2002 में रजिस्टर्ड हुआ था सीबीआई हमने केस को कौन 2002 में उनके हैंडओवर किया। बीच में बोला नहीं, आप उनको चुप करेंगे पहले? नहीं, झूठ पहले मेरी बात का जवाब सुनिए। सच बोले। एक मिनट नहीं, मैं पहले जवाब देता हूं। ठीक है सुदेश जी, जरा पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात रख दीजिएगा। मैं कहता हूं जब एक मुजरिम डिसाइड हुआ, उसको वहां 144 धारा लागू, सिरसा के अंदर भी 300 गाड़ियों का काफिला ले जा रहा है, बीच में फिर गाड़ियां चेंज हो रही है, और सबसे बड़ी बात सजा सुनाने के बाद उनको ऐसे छोड़ने जा रहे हैं भाई हेलीकॉप्टर से। पहली बात तो चलो हेलीकॉप्टर छोड़ने जा रहे हैं, राम रहीम को छोड़ने जा रहे हैं, उनकी दत्तक पुत्री भी उनके साथ जा रही है, उनके वीआईपी, इनका जज, इनका वकील, सरकार का वकील, उसको उनको बैग उठा के गाड़ी में रख रहा है, वो हेलीकॉप्टर है। ताज्जुब है सरकार की। सरकार कहती है पंजाब से लोग वापिस पता नहीं कौन सी गली से आ गए। अरे तुम्हारी प्रशासन वहां खड़ा, नहीं, लेकिन डीपी कौशिक जी, इंटेलिजेंस तो डीपी कौशिक जी, आपके ही प्रदेश के अंदर जब आपकी सरकार थी, थ्रेट मिल रहे थे गवाहों को, सरकार ही कहती थी, आप ये कह रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही कानून व्यवस्था खराब रही, तो कानून व्यवस्था तो उस समय भी खराब थी जब थ्रेट जी नहीं, किसने थ्रेट दिया? उस आदमी ये अंशुल बोले। अब आज मैं कुछ भी बोल दूं सरकार के बारे में, नहीं तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कब शिकायत करी प्रशासन को भी, मुझे थ्रेट मिली 200 एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई हुई है। अरे यार बातें करता है, क्या बात करता है? अटल बिहारी वाजपेयी का 200 एप्लीकेशन कोर्ट में दायर है, लगी वो हर थाने में दायर है, प्रशासन को दी गई, एसपी को दी गई, कोर्ट में लगाई गई। भाई एक भी नहीं लगी। जो लेटर आज अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा गया था वो इसके खिलाफ लिखा गया था, एक भी थ्रेट नहीं की उसकी वो नहीं आई कंप्लेंट, मैं बताऊंगा। और जो बातें कर रहे हैं अब, आज आदमी ठीक है दुख तकलीफ में कुछ ही बोले, थ्रेट नहीं की। अगर सरकार चाहे ना, सरकार कुछ भी कर सकती थी। सीबीआई सरकार का कठपुतली जैसे अब इन्होंने किया, आलोक वर्मा के साथ क्या किया था सरकार, एक नहीं तो आपकी सरकार रही थी, आपने भी क्या कठपुतली बना दिया था सीबीआई को? हमने नहीं बनाया ना, तो हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। आप कहें वो सच, सामने वाला का ये झूठ। डिस्टर्ब क्या हमने, मुझे बताइए कब हमने सरकार के ये कहा सीबीआई के मामले में डिस्टर्ब किया सरकार को? बताइए मुझे एक बार। उसका केस चल रहा है, अगर उसको कोई थ्रेटिंग दे रहा तो उस केस को मुझे एक कॉपी ला के दिखाए, किस अफसर ने उसको वो बढ़ती है कोताही बढ़ती है, किसने उसने कंप्लेंट करी, बताएं मुझे। उनकी सरकार में सारी सामने आ रही है, एक भी सरकार ने देखते हुए कार्रवाई नहीं करी। तो मुझे बताइए क्यों बाबाओं की सरकार इतने आशीर्वाद लेके बैठी है? सारे बाबा मुझे बता नहीं, तो आपने आशीर्वाद नहीं लिया? आपने आशीर्वाद नहीं लिया? हमने किसका लिया मुझे बताओ? सारे तो हमारे खिलाफ पूछ रहे हैं कि सारे हमारे खिलाफ बैठे हैं, आसाराम बैठा हमारे खिलाफ बैठा। इस बात का मलाल है आपको? इस बात का मलाल है आपको? एक और बाबा जो भी योग कराता रहता है, वो हमारी सरकार में कूदता रहता, उछलता रहता था। उमा भारती उछलती रहती सरकार में, आज कहां गए वो सारे के सारे? कोई बोलने को तैयार नहीं सारे बाबा। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। ठीक है, मैं जरा आपसे एक सवाल घुमाकर पूछ लेता हूं जरा। गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं, हमारा क्या स्टैंड है? नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों अच्छा बुरा सर? कोर्ट ने क्यों सर जिस राजनीतिक दल का अच्छा बुरा हमारे कहने से क्या नहीं, कोर्ट ने तो जजमेंट दे दी ना। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले को सही मान रही है। कानून है, जो गलत करेगा वो भरेगा। कानून से सरकार हमारी है, मैं अपनी सरकार की गारंटी लेता हूं, इन जैसी सरकार की तो मैं ले नहीं सकता। हमारी सरकार है, किसी गलत करने वाला आदमी के साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस की वो है, मैं पहले बताता हूं, हम लोग कभी किसी गलत आदमी का साथ नहीं देंगे। सरकार ने दिया हो तो गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया, कांग्रेस पार्टी इस बात से खुश है? मैं हमारी खुशी का मैं बता रहा हूं, जो कानून देश का है नहीं तो देश का कानून, देश के कानून ने ही फैसला दिया है।
तो इस बात को आप अच्छा मान रहे हैं ना? अंशुल खुश है, उनका बेटा खुश है। नहीं, आप खुश नहीं है? क्यों खुश? हमारा मतलब खुशी से क्या मतलब जाहिर करना चाह रहे हैं बताइए? नहीं, तो आप खुश नहीं है क्या? खुश तो ये है इनके दोषी को सजा दे दी गई, दोषी करार दे दिया गया हत्यारे को, रेपिस्ट को। कानून ने अपना काम किया। तो आप कांग्रेस पार्टी, कानून ने अपना काम किया, तो आपकी हमारी खुशी और ना, नहीं, यदि राम मंदिर पर आज कोई फैसला आ जाए तो कांग्रेस पार्टी तुरंत टेक ओवर कर ले उसे, लेकिन यदि आज इस पर कोई स्टैंड लिया गया कोर्ट ने, नहीं, तो आप बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी, जी कानून ने अपना काम किया और कानून के आगे कौन आप अच्छा बताते हैं कि नहीं बताते हैं? वो अपने उसकी खुशी है, उस लड़के को खुश है। नहीं तो कांग्रेस जनता को अगर अच्छा फैसला है तो जनता को खुशी होनी चाहिए। हाँ, तो आपको भी खुशी है ना? मैं यही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को भी खुशी है कि नहीं है? हम कह रहे हैं ना, अच्छा चलिए, के सामने जो बात आई है, कानून ने काम किया, हमें खुशी है अपना इस बात का। चलिए, ये सवाल जरा मैं सुदेश जी से भी पूछ लेता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर किसी का नहीं आया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति भी है। सुदेश जी, आपसे भी पूछ लेते हैं जरा। शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कभी नहीं करती, जात धर्म की राजनीति कभी नहीं करती। न्यायपालिका पे भरोसा रखते हैं, जो न्यायपालिका ने किया, हम जो उन्होंने आदेश दिया उन आदेशों की पालना करेंगे। हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है, उसको मुस्तैदी से हम अडिग है, अटल है। चलिए ठीक है। अच्छा सुरेंद्र सर, मैं जरा एक चीज और जानने चाह रहे हैं, क्योंकि अब सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सजा आखिर किस तरीके से दी जाए, क्योंकि फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा, अब कल क्या होने जा रहा है? क्योंकि कल बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि बहुत सारे कुछ अच्छे काम है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि जैसे सफाई का काम है और जो दूसरे काम है समाज में जो किए हुए हैं, उनको नोटिस रखा जाएगा, वहां पर उसको लेकर कुछ बातचीत होगी, ये बताया जाएगा उनके वकील की तरफ से राम रहीम के कि जी समाज में इन्होंने इतना काम किया, ये अच्छे काम है, तो इसलिए कुछ हद तक सजा कम हो। नहीं, देखिए, जो उनके बचाव पक्ष का वकील है तो वो तो ये सब बातें उठाएंगे, उनको तो कहना ही है कि भाई इन्होंने अच्छे समाज सेवा के काम किए हैं और उनको गिनाएंगे भी, और इसलिए वो चाहेंगे कि भाई क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम हो। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि एक मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, उसके एक पत्रकार को बेरहमी से अपने रास्ते से हटाना, क्योंकि वो आपके खिलाफ लिख रहा है। दूसरी बात यह है कि आप इस सब की आड़ में अपना एक साम्राज्य बनाकर एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी करके, और आप तब उसके पीछे छिप नहीं सकते। समाज सेवा आपने की, लोग तारीफ करते हैं, जब भी आप गए लोगों ने तारीफ की, लेकिन चूंकि आपने अच्छा समाज सेवा का काम किया था इसलिए आप कोई भी गलत काम कर सकते हैं, ये नहीं होता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि उस पर उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। मेरा अपना ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि चूंकि अभी ट्रेंड ये है कि भाई फांसी की सजा बहुत रेयर केस में दी जानी चाहिए, और चूंकि मारने में डायरेक्ट ये नहीं है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, तो इसलिए बराबर की इनकी भागीदारी है, ये जो एक्चुअल में मारने वाले दूसरे लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। मुझे नहीं पता जैसा आप क्या करेंगे, और हमारे पास सारे फैक्ट्स और वो सब चीज भी नहीं है, हम तो जितना न्यूज़पेपर या पब्लिक डोमेन में उसी पे बात कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है, और चूंकि और भी केस आने वाले हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये इनके जितने भी ये कुकर्म है, जो आदमी एक अच्छे मंतव्य से शुरू करता है जिंदगी और फिर वो अपराध की दुनिया में चला जाता है, तो उसको भी उजागर करना और जनता के सामने उसकी स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है। और जो आने वाले केसेस हैं उसमें भी इन सब बातों का वर्णन होगा, और आगे देखते हैं क्या होगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि उनके अच्छे कहने से कोई नहीं होगा, और जो आजकल ये नहीं है कि आजीवन कारावास का मतलब 14 साल की सजा है। आजकल तो जज लिख देते हैं कि 14 साल की सजा नहीं, आजीवन मतलब टिल लाइफ, तो वो उनको कारावास, मेरा अपना ये मानना है, टिल लाइफ मिलना चाहिए। ठीक है। अरुण शर्मा जी, जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जो हमारा सुरेंद्र स्वामी जी ने कही है कि कल जब चीजें रखी जाएंगी, अच्छे कामों को बताया जाएगा, दूसरी तरफ ये कड़ा से कड़ा यदि फैसला होता है, और क्योंकि समाज के भीतर एक ऐसा मैसेज पहुंचाया जा सके, क्योंकि जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी भी कह रहे हैं कि चौथे स्तंभ पर सीधे तौर पर प्रहार, और न सिर्फ पहली बार बल्कि ऐसी कई और घटनाएं भी सामने हो चुकी हैं, तो समाज के अंदर मैसेज दिया जा सके, इसको लेकर क्या मैक्सिमम हो सकता है? एक पत्रकार की हत्या जिसने सच को उजागर किया और उसकी हत्या
की साजिश रचने वाला जो मेन आदमी है गुरमीत राम रहीम, वो ही मेन अपराधी है। और उसमें समाज में ऐसा होना चाहिए जो ऐसा मैसेज जाए कि दोबारा ऐसा कोई अपराध ना हो, धर्म की आड़ में या साम्राज्य करना या छोटे मोटे भलाई के काम करना, लेकिन उसमें उसकी आड़ में जघन्य अपराध करना, ये भी बहुत बड़ा एक अपराध है और इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए फांसी की। अच्छा अरुण जी, क्योंकि सीधे उन्होंने हत्या नहीं की, गुरमीत राम रहीम ने हत्या खुद नहीं की है, साजिश के तहत उन्होंने साजिश बनाई, साजिश रची और उसके तहत कुछ लोगों ने हत्या की। तो ऐसे में यदि जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी भी कह रहे थे, तो सीधे यदि अगर देखा जाए तो गुरमीत राम रहीम मेन उसमें लीड में है। नहीं, मेन दोषी तो गुरमीत राम रहीम ही है जिसने हत्या की साजिश रची पत्रकार की। क्योंकि एक पत्रकार ने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसने सच को उजागर किया कि ये आदमी भलाई के काम की आड़ में जघन्य अपराध कर रहा है। अगर वो साजिश, अगर वो रामचंद्र छत्रपति अगर उसके सच को उजागर नहीं करता तो वो उसकी हत्या की साजिश नहीं रचता। तो उसका मेन दोषी जो है यही है, राम रहीम ही है। और सबसे ज्यादा सजा का दोषी, सजा का हकदार यही है। ठीक है महाराज सिंह जी, सुरक्षा का पहरा बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन एक दिल में फिर भी डर रहता है। पिछली बार जो कुछ हुआ, सुरक्षा की बात तो पहले भी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से वैसे ही स्थिति बनने जा रही है। लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, तो क्या कुछ बदल पाने की उम्मीद है? दो पहलू, एक जनता का पहलू और एक सरकार का पहलू। सरकार को तो मैं फेल्योर मानूंगा कि जो इस 4 साल में जो भी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई उनमें फेल्योर रहा। इस बार एक फर्क है कि लोगों को अंधविश्वास था, वो आज अंधविश्वास लोगों में उतना नहीं रहा है। और लोगों को ये पता चल चुका कि अगर यहाँ पे कम हो या ज्यादा हो, कसूरवार तो हो ही गया हो और वो पहले सजा में है, तो उसे अगर मान लो बरी भी करते हैं, एक बात कहता हूं, बरी की बात नहीं रही जबकि गिल्टी करार दे दिया है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसे बरी भी किया जा रहा है तो अभी जो पहली सजा है उसे तो भुगत ही रहा हो। तो उसके जो फॉलोवर है, सो कॉल्ड फॉलोवर है, उनमें भी एक दुनिया दिखावे में, चाहे वो फॉलोवर हैं, लेकिन वो गली में आके, सड़क पे आके अपने करने वाले नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाए, ये तो मैं तो नहीं मानता इस बात को, क्योंकि सरकार को जब पीठ थपथपानी चाहिए थी, जब वो पीठ नहीं थपथपा सके, जो तो छाती पीटते रहे वो। अब जैसे बात वकील साहब कह रहे थे या हमारे सुरेंद्र जी कह रहे थे, टेक्निकली ये साजिश कह सकते हैं इसे, लेकिन जैसा वकील साहब कह रहे थे, असल दोषी कौन, जिसके खिलाफ वो लिख रहा था, जिसके काले कारनामों को उजागर कर रहा था, उसने एक तरह से अपनी पोजीशन का मतलब गलत इस्तेमाल करके लोगों को उस तरफ धकेला कि तुम ऐसा कर दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। एक तरह से, उस तरह से उनको एक अभयदान दिया गया। नहीं, बराबर की जिम्मेदारी है। मैं बराबर से भी ज्यादा बात करूंगा कि उन्हें अभयदान किसने दिया? जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ तो वो कुछ लिख ही नहीं रहा था। वो लिख रहा था तो किसके खिलाफ लिख रहा था? राम रहीम के खिलाफ लिख रहा था। उसके जो काले कारनामे तो उनको दिखा रहा था। तो इसमें मेन अक्यूज टेक्निकली चाहे मारने वाला कोई भी है, लेकिन अगर राम रहीम उनको इस तरफ नहीं बढ़ाता तो वो नहीं मारते उसे, क्योंकि उनसे उनका रंजिश कोई नहीं थी। असल रंजिश थी राम रहीम से। टेक्निकली 120 भी कह सकते हैं इसे, उसकी बात कह सकते हैं कि भाई इन्होंने साजिश रची। साजिश नहीं, सारा काम एक तरह से इसे ने किया। अभयदान जो दिया उनको, इसने अपनी तरफ से तो दे ही दिया था। अभयदान जो दिया वो राम रहीम ने दिया उन मारने वालों को। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है राम रहीम पे जाता है। दूसरी बात जो ये कोई वो जैसे हमारे साथी भी बता रहे थे, जो अच्छे काम थे, वो अच्छे काम के मतलब ये नहीं है कि वो ये इस तरह से काम करे। अब उसके 3-4 और जो वो रह रहे हैं वो भी तो बुरे काम है ना। और लोगों को जो सजा दी जाती है वो सिर्फ उसको सजा नहीं दी जाती जिसको दी जा रही है, लोगों में मैसेज भी देना होता है। आज इसको फांसी दे दें, अगले मैसेज खत्म,
अब इसने जो है ना, ये तो एक तरह से जो मैं एक और बात करूं इसे, ये मल्टी फेसेट क्रिमिनल पर्सनैलिटी थी। इसे हम कहें ना धार्मिक गुरु माने, वो नहीं था, ये मल्टी फेसेट क्रिमिनल पर्सनैलिटी थी। और उसके जो भी क्राइम उसने किया वो आहिस्ता आहिस्ता अब पाइपलाइन में है और वो सब आ रहे हैं। ठीक है सुदेश जी, अब ये आश्वस्त, मैं इसमें एक मिनट ये क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूं कि जो कॉन्स्पिरेटर है वो सब बराबर की जिम्मेदारी है उनकी। वो ये नहीं कि अगर उन्होंने नहीं मारा है तो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि फांसी और ताउम्र जब तक लाइफ है तब तक आजीवन कारावास में, तो आजकल जो ट्रेंड है जनरली जुडिशियरी में, तो वो इस तरह के मामलों में इन हालात में फांसी वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि इनको जो सजा मिलेगी वो जब तक ये जिंदा हैं तब तक जेल में रहेंगे। अब वो 40 साल रहे, 50 साल रहे, तिल मरते रहे एक तरह से, तो ये सजा मिलेगी। मैं और लोग भी देखते रहे। हाँ, ताकि एक मैसेज भी पहुंच सके। मैसेज सबसे बड़ी बात है, मैसेज। ये पब्लिक पर्सनैलिटी बना हुआ था। सुदेश जी, सरकार इस बार पूरी तरीके से आश्वस्त है, कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं होगी? देखिए, सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। धारा 144 लगा दी गई है, सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियां लगा दी गई है और पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार मुस्तैद है। किसी प्रकार कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। कौशिक जी, उम्मीद है? नहीं, सरकार अब अपनी पीठ थपथपाने कोई फायदा है क्या? अब मानो वीडियो कॉन्फ्रेंस के सब ये सब कुछ हो रहा है, इनको क्या लगता है जो अनुयायी जो पहले थे इतने इकट्ठे हो गए तो अब होंगे इकट्ठे? तो किस लिए इतना खर्चा भाई? किसको दिखा रहे हैं? जब करने की जरूरत थी, रामपाल के टाइम पर जरूरत थी, वहां तब नहीं किया इन्होंने। कंसुलाम करने की जरूरत थी, तब नहीं किया इन्होंने। इससे पहले जब जाट आरक्षण था उसमें नहीं किया। अब कौन सी 144? इन्होंने 144 धारा लागू की, स्टेटमेंट ही बदल दी। इनकी सरकार की 144 धारा की लागू की, स्टेटमेंट ही बदल दी इन्होंने। कानून क्या है? पानी कर दिया। आप लोगों की कानून की सरकार ने उड़ाई है। अरे आम जनता को अगर किसी ने ठगने का काम किया, हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में आम आदमी के हक आप लोगों ने उनको ठगने का समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन हत्यारे बाबा का क्या होगा ये तो खैर कल ही तय होगा। लेकिन फिलहाल जो सभी की तरफ से उम्मीद है वो सामने भी रखी गई है। अंशुल लगातार फांसी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि समाज के भीतर यदि कोई ऐसा करता है तो उसके सामने एक नजीर पेश हो, ताकि कोई ऐसा अपराध सोचे भी ना। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।